Hello everyone, welcome to my channel Bharat Academy and today's topic is multiplication theorem of probability. देखिए multiplication theorem का जो स्टेटमेंट है वो ये है, if E1 and E2 are any two events associated with a random experiment, then probability of E1 intersection E2 बोलिए, या इसको probability of E1 into E2 बोलिए, या इसको probability of E1 and E2 बोलिए, तीनों का मतलब सेम है। इसका रिजल्ट होता है probability of E1 into conditional probability of E2 when E1 has already occurred and probability of E1 should not be equal to 0। या तो ये रिजल्ट होता है या तो ये रिजल्ट होता है। probability of E2 into conditional probability of E1 under the condition that the event E2 has already happened। In this case probability of E2 is not going to be 0। तो दोनों रिजल्ट ये probability of E1 intersection E2 के हैं। तुम इसको E1 into E2 बोलो या E1 और E2 बोलो, तो ये दोनों इसके रिजल्ट है। तो इसका जो प्रूफ है वो देखिए आप। देखिए ये वेन डायग्राम है। यूनिवर्सल सेट आपका सैंपल स्पेस हो गया। दो इवेंट्स हैं, एक को फर्स्ट सर्किल से दिखा दिया, दिस इज E1 और सेकंड सर्किल इज रिप्रेजेंटेड बाय E2, और जो कॉमन पोर्शन है शेडेड पोर्शन ये रिप्रेजेंट करेगा E1 इंटरसेक्शन E2। ये देखिए, लेट SP a sample space associated with random experiment। तो सपोज वही हमने स्टार्ट किया, NS जो रिप्रेजेंट करेगा, N मतलब कितने एलिमेंट है इसके अंदर, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस S। NE1 ये हो गया नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इवेंट E1। NE2 ये हो गया नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इवेंट E2। NE1 इंटरसेक्शन E2 ये हो गया नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इवेंट E1 इंटरसेक्शन E2। N जहां लगाऊंगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन दैट पर्टिकुलर इवेंट, ये हो गया। अब देखिए, बाय डेफिनेशन ऑफ probability of E1 जो होगा that will be number of element in the event E1 upon number of sample space, ये हो गया। इसी तरह से probability of E2 जो दूसरा इवेंट है इसका करूंगा तो जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट इन E2 होगा अपॉन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस हो गया। इसी तरह से बाय डेफिनेशन ऑफ कंडीशनल थ्योरम probability of E1 upon E2, this will be number of elements in E1 intersection E2 upon NE2। मतलब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी E1 की निकालनी है जबकि E2 हैज ऑलरेडी अकर्ड, तो E2 will be treated as sample space and event favorable to E1 will be E1 intersection E2। We have already discussed all these things in the last video। And conditional probability of E2 upon E1, this will be N E1 intersection E2 upon N E1। अगर E2 की probability निकालनी है with the given condition that E1 has already occurred, तो E1 has already occurred मतलब E1 इसमें सैंपल स्पेस लिया जाएगा और इवेंट फेवरेबल टू E2 वो होगा जो E1 और E2 में कॉमन होगा। तो ये सारी चीजें वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। अब ये वेन डायग्राम हमें ये दिखा रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 जो कि मुझे यहाँ निकालना है, ये हो जाएगा वेन डायग्राम में
जितने इसमें एलिमेंट्स होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन E1 इंटरसेक्शन E2 अपॉन नंबर ऑफ पॉइंट्स इन सैंपल स्पेस। ये डेफिनेशन है किसी भी इवेंट की। देखिए ना, हमने आज तक यही बताया कि प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन यही है, किसी इवेंट में जितने एलिमेंट होंगे उसको अगर सैंपल स्पेस के एलिमेंट से डिवाइड करते हैं तो उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी आती है। तो वहां से मैंने इसको ले लिया। अब इसमें ये तो आ गया, लेकिन इसके बाद इसमें क्या करेंगे, NE1 इंटरसेक्शन E2 अपॉन NS, इसमें ऊपर नीचे एक बार NE1 से मल्टीप्लाई करके देखिए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को, NE1 अपॉन NE1, ये कर दिया हमने। NE1 को आगे लिखे, NE1 अपॉन NS मल्टीप्लाइड बाय NE1 इंटरसेक्शन E2 अपॉन NE1। यहां देखिए, अब ये NE1 अपॉन NS, ये डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, वो इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। और NE1 इंटरसेक्शन E2 अपॉन NE1, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हो गई E2 की, जबकि E1 हैज ऑलरेडी अकर्ड। तो मेरे केस में इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2, दिस इज योर प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, एंड सेकेंड वन इज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 when E1 has already occurred। इसका ये जो यहाँ पे बन के आया, दिस इज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 अपॉन E1। तो ये मेरा केस प्रूफ हो गया फर्स्ट केस में। तो दो इवेंट्स के इंटरसेक्शन की जो प्रोबेबिलिटी है, या दोनों इवेंट्स को मल्टीप्लाई करके जो प्रोबेबिलिटी बनती है, या दोनों इवेंटों के बीच में E1 एंड E2 आएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी वो ये होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट वन इनटू कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड वन विद द गिवन कंडीशन दैट E1 हैज ऑलरेडी अकर्ड। ये पहला केस है। देखिए, दूसरा रिजल्ट लाने के लिए फिर से देखिए, बाय डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 है, ये हो जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन E1 इंटरसेक्शन E2 अपॉन NS। सबको पता है उस इवेंट में जितने एलिमेंट हैं उसको नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस से डिवाइड कर दो, तो यू विल गेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इवेंट, यू नो। इस केस में क्या करना, पिछले वाले में हमने NE1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया था सेम नंबर से, अब यहां सेम नंबर NE2 से मल्टीप्लाई करना अपने दूसरे रिजल्ट को लाने के लिए मल्टीप्लीकेशन थ्योरम के। इसको आगे लिख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। NE2 अपॉन NS इंटू NE1 इंटरसेक्शन E2 अपॉन NE2। अब यहां देखिए, बाय डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, यू नो, NE अपॉन NS, दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ E। तो ये तो हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, तो ये हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इनटू, आप देखेंगे NE1 इंटरसेक्शन E2 अपॉन NE2, दिस विल बी द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 with the given condition that E2 event has already happened। तो ये आपका दूसरा रिजल्ट आया, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 का। तो इस तरह से मल्टीप्लिकेशन थ्योरम इज प्रूव्ड। देखिए, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी हमारी ये भी कहती है कि E1 and E2 आर एनी टू इवेंट्स। तो आपको पता ही है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 इज इक्वल टू होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इनटू कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 अपॉन E1, या प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 दूसरे तरह से भी हम बता सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 मल्टीप्लाइड बाय कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 विद गिवन कंडीशन दैट E2 हैज ऑलरेडी हैपेंड। ये तो मैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को इस तरह से भी दिखा सकता हूं, जैसे ये पहला वाला केस है, इसमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 विद द गिवन कंडीशन दैट E1 हैज ऑलरेडी हैपेंड। इसको मैं लिख सकता हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, ऐसा भी लिख सकता हूं। देखो ना, ये बराबर क्या हो जाएगा, इतना बटे इतना। इसी तरह से ये जो दूसरा रिजल्ट है, इससे हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 अपॉन E2 निकाल सकते हैं। E1 अपॉन E2 विल बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 अपॉन दिस प्रोबेबिलिटी ऑफ
E1 इंटरसेक्शन E2 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ E2। तो एक चीज और हमें क्लियर हुई कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को मैं मल्टीप्लिकेशन थ्योरम से भी दिखा सकता हूं। केस सेकंड, यही दो रिजल्ट है मल्टीप्लिकेशन थ्योरम के। इफ both the events E1 and E2 are independent event, तो in that case then जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है E1 अपॉन E2 की प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 ही तो है, लेकिन कंडीशन लगाता था कि E2 हैज ऑलरेडी हैपेंड, ये कंडीशन ही खत्म हो गई तो ये बच करके प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 आ गया। इसी तरह से प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 निकाल रहे हैं विद गिवन कंडीशन दैट E1 हैज ऑलरेडी हैपेंड, कंडीशन ही खत्म हो गई तो यहाँ ये प्रोबेबिलिटी आएगा E2 के बराबर। तो ये इंडिपेंडेंट केस होगा तो ये आ जाएगा। तो देन द थ्योरम सेज, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, देन probability of E1 intersection E2 will be probability of E1 probability of E2। देखिए क्वेश्चन है, a bag contains 5 white balls and 8 black balls। एक थैले में 5 white और 8 black balls हैं। Two successive drawing of 3 balls at a time are made। दो अलग अलग ड्रॉ निकालने हैं, 3 बॉलें इकट्ठे निकालने के लिए, लेकिन शर्त यह है कि वो बॉलें रिप्लेस नहीं की जाएंगी। द बॉल्स आर नॉट रिप्लेस्ड। 3 बॉल निकालता है फर्स्ट ड्रॉ से और फिर उसको रिप्लेस नहीं करता है बिफोर सेकंड ड्रॉ निकालने से पहले। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट ड्रॉ विल गिव 3 वाइट। ये इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि फर्स्ट ड्रॉ में 3 वाइट बॉलें आएंगी और सेकंड ड्रॉ में 3 ब्लैक आएंगी। तो देखिए इवेंट मान लेते हैं फॉर ड्रॉइंग 3 balls in first draw। E2 मान लेते हैं इवेंट फॉर ड्रॉइंग 3 black balls in second draw। ये हो गया। अब निकालने तो 3 बॉल हैं एट ए टाइम, इस तरह से निकालनी है कि उनको रिप्लेस नहीं किया जाना है। तो फर्स्ट ड्रॉ से 3 व्हाइट बॉल निकालनी है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग 3 white balls इन फर्स्ट ड्रॉ में 3 व्हाइट बॉल निकालनी है। यहां देखिए टोटल बॉल्स आर 5 white और 8 black balls। तो ये हो गया 13 balls are total balls and you have to draw 3 balls। तो 3 balls can be drawn out of 13 balls। वो ये हो जाएगा, यहीं पे कर दीजिए, 3 balls can be drawn out of 13 balls। ये कॉम्बिनेशन वाला 13C 3 ways, these are your total ways। तो अब आता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग 3 white balls। तो 3 white balls will be drawn from 5 white balls। तो ये आ जाएगा 3 white balls, क्योंकि white ball निकालने फर्स्ट ड्रॉ में 3 white balls can be drawn out of white balls है 5 white balls in 5C3 ways। This will be favorable number of cases, this is will be your total ways। अब now probability of drawing 3 balls in first draw, this will be favorable cases upon total cases। तो फेवरेबल तो हो गया 5C3, टोटल हो गया आपके 13C3। इसको सॉल्व करेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग 3 white balls in first draw, दिस इज 5/143। अब जो है 3 बॉल हम निकाल चुके, दीज आर नॉट रिप्लेस्ड, क्वेश्चन में लिखा हुआ। तो अब हम पे बॉल कितनी बची? सिंस 3 balls drawn in first draw
are not replaced, then we have total number of balls is equal to 13 minus 3 is equal to 10, out of which 8 balls are black balls. So now probability of drawing 3 black balls in second draw when 3 white balls are already drawn in first draw. So you can write it like this: probability of drawing 3 black balls, this is PE2, with the condition that E1 has already occurred. ये हो गया. तो ये हो जाएगा. अब देखिए 3 ब्लैक बॉल्स जो निकलेंगी, जो एक्चुअल में तुम्हारे पास क्वेश्चन में था ब्लैक बॉल, उन्हीं में से तो होगा. तो ये हो जाएगा फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल नंबर ऑफ केसेस. तो फेवरेबल होगा 8C3. 3 ब्लैक बॉल्स आर ड्रॉन आउट ऑफ 8C3, और टोटल जो हो जाएंगी, अब बची थी 10 में से तो वो 3 होंगी, 10C3. तो इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो हो जाता है 8 को 3 फैक्टर निकालो, 8 7 6 अपॉन फैक्टोरियल 3, और नीचे 10 बच गई थी तो 3 फैक्टर इसके भी करो, नीचे 3 लिखा हुआ 10C3, 10 9 8 अपॉन फैक्टोरियल 3. तो फैक्टोरियल 3 कैंसिल. अब ये कटना चाहिए भाई, 8 से 8 कैंसिल, और 3 से ये कट सकता है, 3 दूनी 6, 3 3 9, और 2 से ये कट सकता है, 2 5 10. तो ये बचा, दिस इज योर 7/15. अब देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग 3 व्हाइट बॉल्स इन फर्स्ट ड्रॉ एंड 3 ब्लैक बॉल्स इन सेकेंड ड्रॉ. तो 3 व्हाइट बॉल्स इन फर्स्ट ड्रॉ को मैंने E1 माना हुआ, और 3 ब्लैक बॉल्स इन सेकेंड ड्रॉ को E2 माना हुआ. तो मल्टीप्लीकेशन थ्योरम मेरी ये कहती है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2, दिस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इनटू conditional probability of E2 with the given condition that E1 has already occurred. Probability of E1 was 5/143. अभी हमने निकाला इसको, और conditional probability E2 upon E1 था 7/15. तो 15 को 5 से काटा तो ये 3, तो ये आ गया अपना 7/3 3 9 3 चौको 12 1 4. Now the 7/429 is the probability of drawing 3 white balls in first draw and 3 black balls in second draw under given conditions. ये आंसर है. देखिए एक दूसरा क्वेश्चन ले लीजिए, इंडिपेंडेंट इवेंट्स पे बेस्ड होगा. A problem in mathematics is given to 3 students and whose chances of solving it are 1/2, 1/3 and 1/4, and find the probability that problem will be solved. At least only 2 can solve it, exactly 1 can solve it. देखिए एक प्रॉब्लम मैथ्स की तीनों स्टूडेंट को दे दी गई, 3 स्टूडेंट्स को, और इसको हम कह देते हैं P1, प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग प्रॉब्लम बाय फर्स्ट स्टूडेंट 1/2. P2 ये दिया हुआ क्वेश्चन में, सॉल्व करने के चांस का मतलब प्रोबेबिलिटी. P2 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग प्रॉब्लम by second student, this is given 1/3. P3 is taken probability of solving problem by third student, this is given 1/4. ये दिए हुए क्वेश्चंस के अंदर. हमने एक क्वेश्चन दे दिया 3 बच्चों को, कोई जरूरी है वो हो ही जाएगा. अगर पहला बच्चा नहीं कर पाएगा उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी. यहाँ देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस P प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर या नॉट हैपनिंग का Q, तो P प्लस Q इज ऑलवेज इक्वल टू 1. तो Q निकालना हो तो 1 माइनस P निकाल दो. तो ये P1 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग द सम बाय फर्स्ट इज हाफ, तो Q1 विल बी, ये आ जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट सॉल्विंग द सम बाय फर्स्ट स्टूडेंट.
स्टूडेंट, ये हो जाएगा 1 माइनस P1, ये हो जाएगा 1 माइनस हाफ करा तो हाफ आ जाएगा। इस तरह से दूसरे का निकाला Q2, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट सॉल्विंग द सम बाय सेकेंड, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट सॉल्विंग द सम बाय सेकेंड, ये हो जाएगा 1 माइनस P2 बोल दो, तो आ जाएगा 1 माइनस 1/3 इक्वल टू 2/3। इसी तरह से Q3 बोल दो, तीसरा स्टूडेंट नहीं सॉल्व कर पा रहा उसको, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट सॉल्विंग, नॉट के निकाल रहे हैं तीनों की, सॉल्विंग द सम या प्रॉब्लम बाय थर्ड, ये हो जाएगा 1 माइनस P3 इज इक्वल टू 1 माइनस 1/4 इक्वल टू, ये आ गया 3/4। रंगे हाथ हमने प्रोबेबिलिटी सॉल्व करने की भी दे दी हर एक बच्चे की, और नहीं करने की भी निकाल दी। अब फर्स्ट पार्ट प्रोबेबिलिटी, तो पहले तो मैंने एक क्वेश्चन दे दिया, किसी को वो होगा ही नहीं। प्रोबेबिलिटी दैट नन ऑफ दीज स्टूडेंट कैन सॉल्व इट, इसको क्यू नाम दे दिया। नन पहला भी नहीं कर पाया Q1, इनटू दूसरा भी नहीं कर पाया, एंड तीसरा भी नहीं कर पाया, सॉल्व ही नहीं हुआ क्वेश्चन। तो Q1 है हाफ, Q2 है 2/3, Q3 है 3/4, 3 से 3, 2 से 2 कटा तो ये 1/4 आ गया। ये नन है, नहीं सॉल्व कर पाया क्वेश्चन को। तो नाउ द प्रोबेबिलिटी दैट प्रॉब्लम विल बी सॉल्व एट लीस्ट, कम से कम प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, उसको P कहना। फिर से बोल रहा हूं, P प्लस Q इज इक्वल टू 1, Q पता है, P निकालना है, 1 माइनस Q कर दो, 1 माइनस Q, तो 1 माइनस 1/4, दिस इज 3/4। ये फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। सेकेंड पार्ट, नाउ प्रोबेबिलिटी दैट ओनली 2 कैन सॉल्व इट, दो कर सकता है, तीसरा फेल हो रहा हो, तो ये हो सकता है पहला वाला कर सकता है, दूसरा वाला भी कर सकता है, तीसरा फेल हो, ये केस हो सकता है। ओनली 2 कैन सॉल्व इट, या तो ये केस हो सकता है, या दूसरा केस हो सकता है पहला कर दे, दूसरा नहीं कर दे तो उसको Q2 बोलते चले आ रहे हैं, तीसरा कर दे उसको P3 बोल रहे हैं, ये भी केस हो सकता है। तीसरा ये हो सकता है पहला वाला ही फेल हो जाए, नहीं कर पा रहा है, दूसरा वाला कर देगा P2 और तीसरा वाला भी कर देगा P3। ये 3 केसेस हैं जिनमें 2 कैन सॉल्व इट और तीसरा फेल हो रहा है। तो इनमें से कोई सा भी एक केस हो सकता है, आइदर दिस और दिस और दिस। तो मैंने कहा और आएगा तो प्लस कर देना, ये वैल्यूज लिख देना इनकी। P1 था 1/2, P2 था 1/3 और Q3 था Q3 was 3/4 प्लस P1 था तेरा 1/2, Q2 था तेरा Q2, दिस इज 2/3 और P3 was 1/4 प्लस Q1 was half, नहीं कर पाया पहला, दूसरा कर पाया, दिस इज 1/3, ये तीसरा कर पाया, दिस इज 1/4। इनको आपस में हल कर दो, नहीं आ रहा है तो सीधा लिख दो, 3/2 6 × 24, 3/24, फिर 2/4 12 दूनी 24, 24 एलसीएम आ जाएगा डायरेक्ट, 1/3 दूनी 6 × 24, तो ये आ गया 3 और 2 5 और 1 6/24 यानी 1/4। 1/4 is the probability that only 2 can solve it. Exactly 1 can solve it. Probability that exactly केवल एक ही सॉल्व कर पाए, 1 can solve it, ये हो जाएगा केवल एक ही सॉल्व कर पा रहा है, पहला सॉल्व कर पा रहा है और 2 फेल हो जाते, दूसरा भी फेल हो जाता, तीसरा भी फेल हो जाता, ये हो जाएगा। या हो सकता है पहला वाला फेल हो जाए, ओनली 1 कैन सॉल्व, और दूसरा वाला कर सकता है तो P2, और तीसरा वाला भी फेल हो जाएगा। तीसरा केस हो सकता है कि पहला और दूसरा फेल हो जाए और तीसरा कर जाए P3। तो देखो तीनों केसेस में
पहले वाले में पहला सॉल्व कर रहा है, दूसरे तीसरे फेल, दूसरे वाले में दूसरा कर पा रहा है, पहला तीसरा फेल, तीसरे वाले में तीसरा कर पा रहा, पहला दूसरा फेल। कोई भी एक केस हो सकता है। जब ऐसी कंडीशन प्रोबेबिलिटी के अंदर आती है आइदर दिस और दिस, तो जस्ट ऐड दिस वैल्यूज और ऐड करके ये सारी वैल्यूज जहां से हमने निकाली हुई है यहाँ पुट कर देना, यू विल गेट द आंसर। With this we conclude this session. If you have found this video interesting and helpful, please like this video and subscribe my channel. Thank you very much.